अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछली हफ्ते हमने डायबिटीज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमराज़ क़ल्ब के हवाले से बात की थी, और जिसमें हमने कहा था कि ये जो डायबिटिक अवेयरनेस का महीना है, पूरा महीना नवंबर का महीना, और ख़ुसूसन 14 नवंबर का जो दिन होता है वो इसलिए हर साल ज़ियाबीत्स के फिजिशंस उसको सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि 14 नवंबर को जिस डॉक्टर सर फ्रेडरिक ने इंसुलिन दरियाफ्त की थी और उस इंसुलिन वो पैदा हुए थे, और उस इंसुलिन के रेवोल्यूशनरी इफ़ेक्ट की वजह से उस वक्त और अभी भी दुनिया में मिलियंस ऑफ लाइव्स जो हैं वो बच जाती हैं, और उसकी जो पेचीदगियां हैं डायबिटीज़ की, उनसे बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो बच जाते हैं। तो लिहाजा ये जो 14 नवंबर का दिन है, ये सर फ्रेडरिक की बर्थडे के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क़ल्ब के हवाले से जो डायबिटिक सिंड्रोम्स कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, और इसकी क़ल्ब के हवाले से तकरीबन 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। एक तो डायबिटीज़ दिल की जो शरियानें हैं उनमें ब्लॉकेज और जिसकी वजह से हार्ट अटैक, अंजाइना, हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट होने के इम्कानात होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। दूसरे नंबर पर जो है वो कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, वो एक ओवरलुक, यानी उस पर काफ़ी कम तवज्जो जो है वो जितनी उसको तवज्जो मिलनी चाहिए उसको उतनी तवज्जो नहीं मिलती, वो ओवरलुक्ड हो जाती है, और उसके दोनों उस पर इफ़ेक्ट होते हैं कि हार्ट की जो नर्व्स होती हैं, जो वेस्कुलर सिस्टम है बॉडी का, उनकी जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें दोनों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। और तीसरे नंबर पर डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होती है। तो लास्ट टाइम हमने एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स डिस्कस किए थे। आज जो है हम कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी पर डिस्कस करेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम भी शो किया था कि इस वक्त भी पाकिस्तान में तकरीबन 33 मिलियन से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इनमें से इसके अलावा और बहुत सारे हैं जो प्री डायबिटिक हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। और ये जो 33 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ऐसे समझें कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो हार्ट का पेशेंट है, यानी इसको हार्ट इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के हवाले से उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। तो ये 33 मिलियन जो मरीज़ होते हैं, उनमें अब
क्योंकि ये 33 मिलियन, वैसे तो हमें इतना पाकिस्तान में अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में कितने परसेंट मरीज़ जो हैं या कितने मिलियन मरीज़ जो है वो हार्ट फेलियर की बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन डायबिटीज़ को सिर्फ देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 33 मिलियन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये स्टेज ए हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं। स्टेज ए का मकसद ये है कि उनमें इन मरीज़ों में, इन डायबिटिक मरीज़ों में किसी वक्त भी हार्ट फेलियर का हमला हो सकता है। तो लिहाजा उनमें अलामात तो नहीं होते, लेकिन इम्कान होने का चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। जब इनमें हार्ट डिसफंक्शन होता है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यानी दिल का गोश्त जो है वो सख्त हो जाता है या दिल कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मरीज़ को अलामात नहीं होते, तो हम स्टेज बी उसको कहते हैं। अब ये हमें अंदाज़ा नहीं है कि इनमें से स्टेज बी कितने हैं, और स्टेज सी यानी जिनको फुल फ्लेज हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हों, हमें भी उसका भी अंदाज़ा नहीं कि कितना जो है वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन इससे हम रफली अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। तो ये जो डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, ये भी कोई यानी ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। वैसे तो डायबिटीज़ के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर, जिनमें हार्ट अटैक, फालिज या ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ जिसकी वजह से टांगें कट जाती हैं, या माइक्रोवेस्कुलर जिसकी वजह से रेटिनोपैथी, बीनाई हो जाती है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से डायलिसिस की नौबत आ जाती है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो कम या ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी नॉन जो है वो माइक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन जो हार्ट का जो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यानी जो हमारी आसाबी नर्व्स हैं, उनकी दो इकसाम होती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स जो हैं, ये जो नर्व्स हैं, ये हमारी हार्ट और शरियाने जो हैं उन पर जो है वो कंट्रोल होती हैं। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, स्पेशली जिनकी शुगर मुसलसल बढ़ी हुई रहती है, शुगर उनकी कंट्रोल नहीं होती है, तो उनमें ये प्रेवलेंस जो है जो कम नहीं है, यानी कि 1% से लेकर तकरीबन 90% मरीज़ों में इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती है। और ये वैसे तो डायबिटीज़ के तकरीबन 4 इकसाम हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 इकसाम को हाईलाइट किया है कि जो ज़्यादा कामन है। DM टाइप 1 जो है वो बच्चों में या नौजवानों में होता है, और ये जो DM टाइप 1 जो है, इसमें सबसे अहम जो है वो ब्लड शुगर का कंट्रोल होना नहीं है। यानी वो मरीज़ डायबिटीज़ टाइप 1 के मरीज़ जिनमें कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कैन होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, वो मरीज़ ज़्यादा होते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ में चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, इन दोनों में शुगर को कंट्रोल करना कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ दवाएं खाना, दवाएं बंद कर देना या दवाएं अपनी मर्ज़ी से खाना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये अहम है कि आपकी शुगर जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल होनी चाहिए। उसके बरक्स जो DM टाइप 2 वाले पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली मिडिल एज या एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, लेकिन आजकल हमारे नौजवानों में भी ये कि इस किस्म की जाने अर्ली एज में ही डायबिटीज़ जो है वो एक वबा की सूरत जो है वो अख्तियार कर चुकी है। और हमारे यहाँ तकरीबन 90% जो मरीज़ हैं वो DM टाइप 2 के मरीज़ हैं। इन जो DM टाइप 2 में भी देखा गया है कि
हाइपरग्लाइसीमिया या डिसग्लाइसीमिया यानी शुगर के कंट्रोल ना होने के अलावा भी और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये दोनों जो हैं वो कज़िन्स हैं, दोनों अक्सर जो वो इकट्ठे होते हैं। और इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, खून में चिकनाई की मिकदार जिनमें बढ़ी हुई होती है, और या जिनमें मोटापा जो है वो ओबेसिटी जो है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसकी वजह से भी। तो ये डीएम टाइप वाले जो मरीज़ जिनमें कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक यानी ये जो कल्ब की खुद मुख्तार ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तार असाब पर जो उसका नर्व्स पर जो कंट्रोल है उसका जो डैमेज है वो डीएम टाइप 2 में इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो लिहाजा ये बहुत ही क्लियर है कि ये जो कैन के पेशेंट्स होते हैं उनमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि कोई इतनी रेयर नहीं है, ये तकरीबन वैरी करती है, इसकी प्रिवेलेंस 1% से लेकर 90% तक जो है वो, लेकिन उसकी चुनाचे प्रॉपर तरीके से तशख़ीस नहीं होती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये ओवरलुक डिज़ीज़ है और उसकी प्रॉपर तरीके से तशख़ीस नहीं होती, तो इस वजह से उसके इलाज भी जो है वो एक कम्प्लेक्स भी है और सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। और ये इसमें पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि ये ज़्यादातर उन मरीज़ों में होती हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है या जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है, यानी शुगर की बीमारी काफ़ी अरसे तक, कई सालों तक जो है वो होती है। यानी इस मर्ज़ का, क्योंकि ये जो डायबिटिक सिंड्रोम और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है ये कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी यानी हार्ट की जो खुद मुख्तार ऑटोनॉमी जो है वो जब डैमेज होती है, उसकी जो नर्व जो हैं वो डैमेज होती है, तो उसकी 6 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं और वो हर मरीज़ में मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ मरीज़ों में एक हो सकती है, कुछ मरीज़ों में एक से ज़्यादा कई हो सकती हैं। और नंबर 1 पर यहाँ पर ये है कि ये जो डायबिटीज़ के कैन कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियों वाले मरीज़ होते हैं, उनका जो रेस्टिंग हार्ट रेट यानी मरीज़ जो है वो सोए हुए होते हैं, नॉर्मली सोए हुए मरीज़ों का जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है। लेकिन इन मरीज़ों में जो हार्ट रेट होता है यानी दिल की रफ्तार जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ी हुई होती है, यानी नींद के बावजूद भी, सोने के बावजूद भी और बग़ैर किसी हरकत के बावजूद भी उनकी जो दिल की रफ्तार है वह 100 या 100 से ज़्यादा रहती है और वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती उससे। तो ये जो रेस्टिंग टैकीकार्डिया और फिक्स जो है वो हार्ट रेट जो है ये इसकी वन ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। दूसरे नंबर पर जो है वो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन उसको कहते हैं। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि नॉर्मली जब हम सोते हैं तो सोने से हमारे यानी सीधा जब हम लेटते हैं तो सीधा लेटने से हमारा ब्लड प्रेशर और पल्स जो है वो रिलेटिवली कम होता है, और जब हम अचानक उठते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम रखा है, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसका एक ऐसा सुभान अल्लाह कंट्रोल है कि खड़े होने से फौरी तौर पर जो है, अल्दो खड़े होने से जो है खून का जो बहाव है वो तकरीबन 500 से 800 मिलीमीटर नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है जिन मरीज़ों का ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज नहीं होता तो उनका
खड़े होने से ब्लड प्रेशर गिरता नहीं है। लेकिन जिनमें ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, ऐसे मरीज़ अगर लेटे हुए हैं और वो अचानक अगर खड़े हो जाएं तो खड़े होने से उनका जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 30 मिलीमीटर कम हो जाता है, या फिर नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर कम हो जाता है। तो ये जो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, ये इसकी एक दूसरे नंबर पर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या पेचीदगी है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि कुछ मरीज़ों में खाना खाने के बाद अगर वो चलते हैं तो उनको जो है वो ब्लड प्रेशर उनका कम हो जाता है, और इस ब्लड प्रेशर और पल्स के कम होने की वजह से, ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से उनको चक्कर आते हैं, और कभी कभार चक्कर इतने ज़्यादा आते हैं कि वो गिर पड़ते हैं, और गिर पड़ने की वजह से बहुत सारे जो अजीज़ रिश्तेदार या मरीज़ों को जो देखने वाले होते हैं तो वो समझते हैं कि इनकी शुगर कम हो गई है, और उस शुगर की कमी को समझ के और वो उनके मुंह में शुगर डाल देते हैं। तो उनमें से जिनकी शुगर की कमी की वजह से होती है वो तो बहाल हो जाते हैं, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस पर उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों में जिनको इस तरह से चक्कर आके गिर जाते हैं तो उनको सिर्फ शुगर को टेस्ट नहीं करना चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर भी जो है वो चेक करना चाहिए इस तरह से। और फिर उसके बाद जब उसकी इस कॉम्प्लिकेशन से ये बहाल हो जाए तो फिर डॉक्टर्स को चाहिए कि उनके आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को चेक करके स्टैब्लिश करें और उसका जो है वो इलाज करें। तीसरे नंबर पर जो है वो मरीज़ होते हैं जिनको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होता है। नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं या मशीन पर एक्सरसाइज टेस्ट किया जाता है तो उसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि मरीज़ों का जो है वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और उस हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के बढ़ने को हम पल्स प्रोडक्ट रेशो कहते हैं। अब जिन मरीज़ों में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी यानी उनका जो असाबी निज़ाम है, उनकी जो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं शुगर की बीमारी की वजह से, तो वो जब एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं तो चलने से उनका ब्लड प्रेशर और पल्स जो है वो कम हो जाता है, बजाय बढ़ने के वो उनका कम हो जाता है। तो इसलिए जब एक्सरसाइज मशीन पर हम रिकॉर्ड करते हैं या 24 घंटे का होल्टर वगैरह लगा के उनका रिकॉर्ड करते हैं तो देखने में आता है कि चलने से उनका जो पल्स और ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता नहीं, वो फिक्स होता है। तो ये भी एक थर्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसको हम एक्सरसाइज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो अगर ऐसी नौबत आने लगे तो हमेशा डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन को जहन में रखना चाहिए। चौथे नंबर पर जो पेशेंट्स होते हैं उनको नॉर्मली अगर किसी का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दौरान अगर उनको इंट्यूबेट किया जाए या एक्सट्यूबेट किया जाए तो ऐसे मरीज़ों में चुनाचे स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो उनका जो पल्स और ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन जिन मरीज़ों में उनका जो असाबी निज़ाम जो है, उनका जो कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डायबिटीज़ की वजह से डैमेज हो जाता है, तो उसमें देखा गया है कि जो सर्जन्स और एनेस्थेटिस्ट जो है वो नोट करते हैं कि उनका जो है वो बढ़ने की बजाय पल्स और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और कभी कभार इतना कम हो जाता है कि उनको ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली या हार्ट रेट को बढ़ाने वाली एट्रोपिन और डोपामिन देने की ज़रूरत या नौबत आ जाती है। तो ऐसे मरीज़ों में भी सर्जन्स और एनेस्थेटिस्ट को ये चीज़ जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि अगर इस किस्म की नौबत आ जाए तो उनको डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है वो समझना चाहिए। पांचवी जो कॉम्प्लिकेशन है उनमें ये जो डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है उनमें
साइलेंट हार्ट अटैक या इस्कीमिया, साइलेंट इस्कीमिया, यानी उनको मख्फी हार्ट अटैक हो जाता है। ये काफ़ी आपने सुना होगा, तकरीबन देखा गया है कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं तो उनमें से तकरीबन 30% से ज़्यादा मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका होता है, लेकिन मरीज़ों को पता नहीं होता, मरीज़ों को उसके अलामात नहीं होते हैं। या कभी कभार हम जब ऐसे मरीज़ों को, डायबिटिक मरीज़ों को स्क्रीनिंग के तौर पर हम एक्सरसाइज टेस्ट करवाते हैं तो देखते हैं हम कि उनकी ईसीजी में चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन मरीज़ से अगर पूछते हैं कि आपको सीने में दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ़ हो रही है, तो मरीज़ कहते हैं नहीं, मुझे कोई सीने में तकलीफ़ या अंजाइना का कोई ऐसा दर्द या कोई चीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन फिजिशियन देखता है कि उनकी दिल की जो ईसीजी है उस ईसीजी में इस्कीमिक चेंजेस आ जाती हैं। और कभी कभार अगर फिजिशियन नया है और उसको इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है तो मरीज़ कहता है मैं अभी चल सकता हूँ, तो अगर वो हार्ट रेट अचीव नहीं कर सकता जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है, तो हार्ट रेट अगर वो अचीव नहीं कर पा रहा है तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप चलें। और विद द रिज़ल्ट कभी कभार ऐसा होता है कि ये इस्कीमिया जो है इतनी प्रिसिपिटेट, ख़ास करके अगर उनकी लेफ़्ट मेन वगैरह या मल्टीवेसल डिजीज़ है, तो मरीज़ जो है धड़ाम करके जो है वो गिर जाते हैं और कभी कभार एक्सरसाइज टेबल पर उनको हार्ट अटैक हो जाता है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये साइलेंट हार्ट अटैक और साइलेंट इस्कीमिया जो है ये भी एक डायबिटीज़ की ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की एक मैनिफेस्टेशन है। और चुनाचे उनको हार्ट अटैक के अलामात नहीं होते तो इस किस्म के मरीज़ फिर अस्पताल में देर से पहुंचते हैं, और अस्पताल में देर से पहुंचने के बाद जब उनकी ईसीजी की जाती है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि ये फालिज के साथ आ जाते हैं, हार्ट अटैक की वजह से वहाँ क्लॉट जमा हो के उनको फालिज हो जाता है, और फालिज के बाद जब आते हैं ईसीजी करते हैं तो पता चलता है कि उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका होता है, या फिर हार्ट फेलियर के साथ लंग्स में पानी आ जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन ऐसी, या कभी कभार कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और वो कार्डियक अरेस्ट से रिवाइव हो के जब हम ईसीजी करते हैं तो पता चलता है कि उनको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है। जब मरीज़ों से पूछते हैं कि आपको पहले कभी हार्ट का प्रॉब्लम, कभी दर्द हुआ है, कभी अस्पताल में दाखिल हुए हैं, तो मरीज़ जो है उसका नफ़ी में जवाब देते हैं और कहते हैं कि नहीं, उनको कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ये साइलेंट इस्कीमिया और साइलेंट हार्ट अटैक जो है ये भी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। तो लिहाजा डायबिटिक मरीज़ों को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं है तो लिहाजा उनको जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। आखिर में छठी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो मोर्टेलिटी है, यानी ये जो डायबिटिक के मरीज़ होते हैं और उस डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से इन मरीज़ों में चुनाचे मख्फी हार्ट अटैक और मख्फी इस्कीमिया होती है। और इन मरीज़ों में जो यूजुअली देखा गया है कि चाहे उनको कोई अलामात नहीं है, लेकिन जब उनकी एंजियोग्राफी की जाती है तो देखा गया है कि उनमें यूजुअली लेफ्ट मेन या मल्टीवेसल डिजीज़ होती है और डिफ्यूज़ डिजीज़ होती है, और कभी कभार उनके जो शरियानों के टारगेट्स होते हैं वो ऐसे ख़राब होते हैं कि सर्जन या एंजियोप्लास्टी करने वाले डॉक्टर्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है कि वो वहाँ पर ग्राफ्ट को लगा सकते हैं या शरियानों को खोल सकें। तो ये जो डिफ्यूज़ डिज़ीज़ है ये भी एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है, और इस डिफ्यूज़ डिज़ीज़ की वजह से उनमें एल्विसिस्टॉलिक डिसफंक्शन होता है। और इन दोनों पेचीदगियों की वजह से इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं उनमें एक तो मैलिग्नेंट एरिथमियाज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी हरकत कल्ब, कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या कभी कभार इनका क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और उसकी वजह से उनमें एरिथमियाज़ होती हैं। तो उन एरिथमियाज़ की वजह से उनमें अचानक मौत, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं कभी कभार उनको
हार्ट की और कोई एंजाइना, हार्ट फेलियर या उसके अलामात नहीं होती, और उससे पहले ही अचानक जो है वो उनमें अमवात जो है वो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। या फिर अगर उनको हार्ट अटैक हो जाए या हार्ट के प्रॉब्लम्स, हार्ट फेलियर हो जाए, स्पेशली जो एल्डरली डायबिटिक फीमेल्स हैं, तो उनमें देखा गया है कि उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है, यानी अमवात की शरह जो है वो नॉन डायबिटिक के मुकाबले में उनमें ज़्यादा है। तो लिहाजा ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इनमें मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों की जो है वो शरह जो है वो ज़्यादा है। आखिर में इसकी समरी जो है वो ऑटोनॉमिक कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जिसको ट्रेडिशनली कैन कहा जाता है, CAN कैन, उसमें एक तो ये है कि ये दोनों में डायबिटीज़ टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों में हो सकती है, यानी जवानों में भी हो सकती है और मिडिल एज और बूढ़ों में भी जो है वो हो सकती है। तो ये किसी भी डायबिटिक 1 या डायबिटिक 2 दोनों में जो है वो हो सकती है। तो दूसरा ये है कि ये जितनी भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब में जो है ये एक ओवरलुक कम जो है वो नज़रअंदाज हो जाती है। अक्सर मरीज़ शिकायतें करते हैं कि जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे दिल की रफ्तार जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ी हुई ही रहती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स सिर्फ उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके और वो उनको मुतमईन कर देते हैं, लेकिन उनकी अलामात जो है वो सबसाइड नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं। तो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो ओवरलुक्ड हो जाती है। तो लिहाजा फिजिशंस को चाहिए कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बाकायदा उनकी जो अलामात हैं, जो ख़ास करके कैन की वजह से उनकी जो अलामात हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उनको सही तरह से जो है वो इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करना चाहिए। तीसरे नंबर पर ये है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगी है, जिसको हम कैन कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ये कभी कभार चुनाचे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी तशख़ीस जो है, ख़ास करके जो टाइप 1 वाले, वो देर से होती है, और तशख़ीस के देर होने की वजह से इवन डायबिटिक 2 में, क्योंकि यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में अलामात नहीं होती हैं, ये साइलेंट होती है, तो उसको जब तक कि आप शुगर को टेस्ट नहीं करते तो तब तक जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग कैन जो है वो हो चुकी होती है। तो ये एक सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जिस वक्त शुगर का मर्ज़ तशख़ीस होकर इस्टैब्लिश होता है, तो उनमें देखा जा गया है कि उनमें ऑलरेडी शुगर के अनकंट्रोल होने की वजह से जो है वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जो है वो हो चुकी होती है। चौथे नंबर पर ये होता है कि ये जो पेशेंट्स हैं, इनमें अगर शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल में रखा जाए तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर ये देर से जो है वो नमूदार हो सकती है। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है, चाहे डायबिटिक 1 हो चाहे डायबिटिक 2 हो, दोनों में टाइप 1 टाइप 2 वाले मरीज़ों में शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम शुगर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनमें ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। 5वें नंबर पर यह होता है कि ये जो मरीज़ होते हैं, इनमें सडन डेथ यानी अचानक अमवात जो है, मौत, और गैर मुतवक्का है, यानी कि आदमी को यकीन नहीं आता कि ये तो बिल्कुल ठीक था, तो मरीज़ जो है वो सडनली और गैर मुतवक्का अनएक्सपेक्टेडली मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, उनको इजीली नहीं लेना चाहिए, उनको सीरियसली लेना चाहिए। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में
रोज़ाना सुबह और शाम हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ। और डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि डायबिटीज़, मैं डायबिटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है वो डायबिटीज़ और ज़ियाबीस के जो डॉक्टर्स हैं वो उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट्स में इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नमूदार हों तो इन कॉम्प्लिकेशंस ख़ास करके हार्ट के हवाले से तो आप कभी भी यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं।